हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपकी फ्रेंड, गाइडर, हेल्पर प्रीति ढोल। आज हम हमारी विज्ञान की कक्षा में अध्ययन 7 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। आज की ये हमारी इस चैप्टर की वीडियो नंबर 1 होगी। पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण से अभिप्राय है पौधे और जंतुओं को किस तरह से सुरक्षा दी जाए, किस तरह से उनकर बचाकर रखा जाए। तो इनको बचा के रखने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अलग अलग चीजों का ध्यान देंगे और किस तरह से इनको नष्ट किया जा रहा है, इन चीजों को भी आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा परिचय आएगा। परिचय, हमारी पृथ्वी पर अनेक प्रकार के पौधे एवं जंतु पाए जाते हैं। यानी कि जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर क्या होते हैं, अलग अलग तरह के पौधे पाए जाते हैं और अलग अलग तरह के जंतु पाए जाते हैं। ये पौधे एवं जंतु मानव जाति के अस्तित्व एवं भले प्रकार से रहने के लिए आवश्यक होते हैं। ये जो पौधे होते हैं और जो जंतु होते हैं, इनका हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व होता है। अगर हम चाहते हैं कि जो मानव जाति है उसका अस्तित्व बना रहे और वो आराम से अपनी जिंदगी को जीती रहे, तो इसके साथ साथ मानवों के साथ साथ इन पौधों एवं जंतुओं का जिंदा रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर पौधे और जंतु नहीं रहेंगे तो जो मानव जाति का अस्तित्व है वो भी क्या होगा, एक समय के बाद, बहुत ज्यादा कम समय के बाद क्या होगा, वो अस्तित्व खत्म हो जाएगा। परंतु वनोन्मूलन, लेकिन इसके विपरीत जो वनोन्मूलन हो रहा है, वनोन्मूलन यानी कि वनों का समाप्त होना, इन पौधों एवं जंतुओं के अस्तित्व के लिए खतरा बन गया है। लेकिन जो वनोन्मूलन होता है ये क्या है, पौधों और जंतुओं के अस्तित्व के लिए खतरा बन गया है, यानी इनके लिए खतरा पैदा हो गया है। और अगर इनके लिए खतरा पैदा हो गया है तो ये सोच के चलो कि मानव जाति के लिए भी क्या हो गया है, खतरा पैदा होने लग गया है। अब हम देखेंगे वनोन्मूलन क्या होता है। वनोन्मूलन का अर्थ है वनों का समाप्त होना। यानी कि जो वन है वो क्या हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं, उनका समाप्त होना, उनका खत्म होना क्या कहलाता है, वनोन्मूलन कहलाता है। अर्थात मानवों द्वारा और प्राकृतिक कारणों से वनों का विनाश वनोन्मूलन कहलाता है। और जो वनोन्मूलन होता है ये मानव के द्वारा भी होता है, यानी कि मानव वनों को खत्म कर देता है, और ये प्रकृति के द्वारा भी होता है, यानी कि प्रकृति में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसके कारण क्या होता है, वन समाप्त होते चले जा रहे हैं। तो चाहे मानवों के द्वारा हो चाहे प्रकृति के द्वारा हो, अगर वन समाप्त हो रहे हैं तो वनों का समाप्त होना क्या कहलाता है, वनोन्मूलन कहलाता है। अब जो वनोन्मूलन होता है इसका क्या कारण है कि क्यों ये खत्म हो रहे हैं, मानव इनको खत्म क्यों कर रहा है, या फिर प्रकृति के द्वारा ये खत्म कैसे हो रहे हैं। नंबर 1, कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना। मानव को क्या चाहिए, कृषि के लिए भूमि चाहिए, और मानव के पास ये भूमि नहीं होती। इस भूमि को प्राप्त करने के लिए मानव क्या करता है, वनों को काटकर वहां पे अपने लिए भूमि तैयार करता है, जिस पर वो क्या करता है, कृषि करता है। तो ये एक मेन कारण होता है जिसके कारण वो क्या करता है, वनोन्मूलन करता है। नंबर 2, घरों एवं कारखानों के निर्माण के लिए भूमि प्राप्त करना। अब मानव को रहने के लिए घर चाहिए, काम करने के लिए, रोजी रोटी के लिए कारखाने चाहिए। तो इन घरों और कारखानों के लिए उसको क्या चाहिए, भूमि चाहिए। और ये भूमि प्राप्त करने के लिए मानव क्या करता है, इन वनों को काटता जा रहा है, जिसके कारण क्या होता जा रहा है, वनोन्मूलन होता जा रहा है। नंबर 3, फर्नीचर अथवा लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग। जो मानव क्या है, मानव क्या करता है, मानव को फर्नीचर चाहिए और लकड़ी के रूप में ईंधन चाहिए। तो फर्नीचर और ईंधन का को प्राप्त करने के लिए मानव क्या करता है, इन लकड़ियों को अर्थात वनों को काटता जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, वनोन्मूलन हो रहा है। नंबर 4, पशुओं द्वारा वनों का अतिचारण। पशु क्या कर रहे हैं, हमारे जो पशु हैं या जो जंगलों में पशु रहते हैं, ये क्या करते हैं, इनके द्वारा जो वन होते हैं उनका अतिचारण होता है, यानी कि बहुत ज्यादा वो इसका चारण करते हैं, या फिर अपने पैरों के द्वारा भी वनों को खराब करते जाते हैं। तो पशुओं के द्वारा भी क्या होता है, वनोन्मूलन होता है। अब दावानल एवं भयंकर सूखा, ये किसके कारण होता है, ये प्रकृति के द्वारा होता है। कभी कभी क्या होता है, वनों में आग लग जाती है, जिसे अब क्या कहते हैं, दावानल कहते हैं। तो आग लगने से भी क्या होता है, वन नष्ट हो जाते हैं। और कभी कभी क्या होती है, भयंकर सूखा आ जाता है, यानी कि पानी की इतनी कमी हो जाती है कि पानी की कमी के कारण ये पेड़ पौधे सूख जाते हैं और दूसरे पेड़ पौधों का जन्म नहीं हो पाता पानी की कमी के कारण। तो इस तरह से क्या होता है, पेड़ पौधे अथवा जो वन होते हैं वो क्या होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं,
उनका वनोन्मूलन होता जा रहा है। अब वनोन्मूलन के प्रभाव, अगर कोई चीज कम होगी या खत्म होगी तो उसका कोई ना कोई प्रभाव तो पड़ता ही है। तो अगर वन खत्म होंगे, वनों का वनोन्मूलन होगा तो उसके भी कुछ ना कुछ दुष्प्रभाव होंगे। तो अब हम देखेंगे कि दुष्प्रभाव क्या है। नंबर 1, पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपयोग में लेते हैं। जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, जब वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं अर्थात अपने लिए खाना बनाते हैं, तो उस समय वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं, जिससे वायु में CO2 का स्तर नियंत्रित रहता है। इससे क्या होता है, जो वायु होती है, वायु के अंदर जो CO2 होती है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, वो जो वायु के अंदर फैली हुई होती है उसका क्या होता है, नियंत्रण हो जाता है, क्योंकि इस CO2 का प्रयोग पौधे कर लेते हैं और वायु में ये नियंत्रित हो जाती है। वनोन्मूलन के कारण CO2 का स्तर वायुमंडल में बढ़ रहा है। अब क्योंकि वनों का वनोन्मूलन हो रहा है, वो खत्म होते जा रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, CO2 को अपने अंदर यानी कि उपयोग नहीं कर पा रही, और क्योंकि जो CO2 का उपयोग ज्यादा नहीं हो पा रहा, जिसके कारण CO2 गैस क्या है, वायु में कंटिन्यू लगातार बढ़ते ही जा रही है। तो CO2 का स्तर वायुमंडल में कैसा होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, जो कि मानव के लिए क्या है, बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव वाला होता है। अब नंबर 2, विश्व उष्णन। जो वनोन्मूलन होता है उसके कारण विश्व उष्णन भी होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। वायुमंडल में CO2 की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के ताप में वृद्धि होती है। जो वायुमंडल है उसमें क्या है, लगातार CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी वैसे वैसे पृथ्वी के ऊपर जो ताप है यानी कि पृथ्वी का जो तापमान है उसमें भी क्या होती जा रही है, वृद्धि होती जा रही है। पृथ्वी के ताप में वृद्धि के कारण जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है, और अगर पृथ्वी पर ताप बढ़ेगा तो ताप बढ़ने के कारण जो जल चक्र है उस पर भी इसका असर पड़ता है, यानी कि जो जल चक्र है उसका संतुलन भी क्या होता जा रहा है, बिगड़ता जा रहा है, और वर्षा दर में कमी आती है। और अगर जल चक्र अगर बिगड़ेगा तो उससे क्या होगा, जो वर्षा की दर है यानी कि जो बारिश होती है, जो बरसात का मौसम है उसमें क्या है, बारिश की कमी हो जाती है, यानी बारिश कम आना स्टार्ट हो जाती है। अब अगर बारिश कम होगी तो उससे क्या होता है, सूखा पड़ता है, या कभी कभी क्या होता है, बिन मौसम के बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, और इस बिन मौसम के बारिश के कारण क्या हो जाता है, बाढ़ आ जाती है। तो ये किसके कारण होता है, क्योंकि जो जल चक्र का संतुलन है वो बिगड़ता जा रहा है, उस बिगड़ने के कारण ही, जल चक्र के संतुलन के बिगड़ने के कारण ही कभी सूखा पड़ जाता है, तो कभी ज्यादा बारिश के कारण बाढ़ आ जाती है। नंबर 3, वनोन्मूलन से मृदा की जल धारण क्षमता, यानी कि जो मृदा होती है, जो हमारी मिट्टी होती है, उसकी जल धारण करने की क्षमता तथा जल के भूमि में नीचे की ओर, यानी कि जो भूमि होती है वो क्या करती है, जल को अपनी तरफ नीचे की ओर ले लेती है, अतः श्रावण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो मृदा होती है, जो हमारी भूमि होती है, वो जो कि जल को ग्रहण कर लेती है और जरूरत के समय पे हमें ये जल दे देती है, तो उसमें भी क्या होता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है। मिट्टी क्या करती है, जल अधिक धारण नहीं कर पाती, और ना ही भूमि अपने अंदर जल को ग्रहण कर पाती है, जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आती है। यही कारण होता है कि बाढ़ क्यों आती है, क्योंकि जो ना तो मिट्टी जल को ग्रहण करती है और ना ही भूमि जल को ग्रहण कर पाती है, जिससे क्या होता है, पानी जो होता है वो बाहर समुद्रों में बढ़ जाता है, और समुद्रों में बढ़ने के कारण क्या आती है, आसपास के एरियो में बाढ़ आ जाती है। पेड़ पौधों की जड़ें मृदा को दृढ़ता से बांध रखती है, इनकी कटाई से मृदा ढीली पड़ जाती है। अब जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो जड़ें होती है वो क्या करती है, मृदा को मजबूती से अपने साथ बांधे रखती है, मृदा को उड़ने नहीं देती, वहां से जाने नहीं देती, लेकिन इनकी कटाई से मृदा ढीली पड़ जाती है। लेकिन जैसे जैसे हम पेड़ पौधों की कटाई करेंगे वैसे वैसे जो हमारी मृदा है, जो हमारी मिट्टी है, वो कैसी पड़ जाती है, ढीली पड़ जाती है, क्योंकि अब उनको कोई बांध कर रखने वाला नहीं बचा, तथा तेज हवा अथवा जल बहाव के साथ बहकर चली जाती है। ऐसे में जब तेज हवा आएगी या फिर पानी का तेज बहाव आता है तो मिट्टी जो होती है उस बहाव के साथ बहकर या उड़कर चली जाती है। मृदा की उपजाऊ परतें बह जाने से धीरे धीरे उर्वर भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है, और इस तरह से हवा में उड़ जाने से या फिर पानी के साथ बह जाने से जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है वो क्या हो जाती है, वो भी कम हो जाती है, उसके ऊपर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसे मरुस्थलीकरण कहते हैं, और इससे क्या होता है, जो भूमि होती है वो कैसी हो जाती है, मरुस्थल हो जाती है, यानी कि बंजर हो जाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, मरुस्थलीकरण कहते हैं। तो मरुस्थलीकरण किसे कहते हैं,
मिट्टी का बंजर हो जाना किसके कारण, पानी के द्वारा या वायु के द्वारा मिट्टी की जो उपजाऊ परत है उसका उड़ जाना, उसका बह जाना, और उसके बह जाने के कारण मिट्टी का बंजर हो जाना क्या कहलाता है, मरुस्थलीकरण कहलाता है। नंबर 5, पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों की कमी से मृदा की दृढ़ता से बंधने की क्षमता समाप्त हो रही है, जिससे चट्टाने खिसकने की घटना बढ़ रही है। अब जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पर भी क्या है, वृक्षों की कमी होती जा रही है, और वृक्षों की कमी होने से उनकी जो मिट्टी की वहां पे जो मिट्टी है या जो चट्टाने हैं उनकी दृढ़ता भी कमजोर होती जा रही है, मतलब वो भी वहां पे अब अच्छे से एक जगह पे टिकी हुई नहीं है, उनकी भी क्या है, दृढ़ता कम हो रही है, बंधने की क्षमता लगभग समाप्त होती जा रही है, जिससे चट्टाने खिसकने की घटना हो रही है, जिससे क्या होता है, जो चट्टाने होती हैं जो एक जगह पे टिकी हुई थी वो अब वहां पे मजबूती से टिकी हुई नहीं है और वो खिसकने लग जाती हैं, और इसी से क्या होता है, चट्टानों के खिसकने की घटनाएं क्या है, लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। नंबर 6, जंतुओं, पक्षियों और पादपों की विभिन्न प्रजातियों के लिए वन एक प्राकृतिक उत्तम आवास है, यानी कि जो हमारे जंतु होते हैं, जो हमारे पक्षी होते हैं, या जो हमारे पादप होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनकी विभिन्न प्रजातियों के लिए जो वन होता है वो प्राकृतिक उत्तम आवास है, यानी कि इन सब के लिए जो हमारे वन होते हैं एक अच्छा घर होते हैं, यानी कि इन चीजों का घर कौन होता है, वन होते हैं, ये सारी की सारी चीजें वनों में रहते हैं। वनों के विनाश से इनकी कई प्रजातियां दुर्लभ एवं विलुप्त हो रही है। अब ऐसे में अगर हम वनों को काटेंगे, वनों का विनाश होगा, तो इन पेड़ पौधों की भी क्या होती है, जो अलग अलग प्रजातियां हैं वो भी खत्म होती जा रही हैं, यानी कि वो भी कम होती जा रही हैं, और ये जो पेड़ पौधे हैं या जंतु हैं वो भी क्या होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं, यानी कि अगर घर नहीं रहेंगे तो पेड़ पौधे, जंतु, पक्षी सबके सब खत्म होते चले जा रहे हैं इनके कारण। अब वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण, यानी कि जो वन होते हैं या जो वन्य प्राणी होते हैं इनका संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं, ये तो देख लिया कि इन पे क्या क्या असर होता है। अब इनका हम संरक्षण कैसे कर सकते हैं, इनको सुरक्षा कैसे प्रदान कर सकते हैं। प्राकृतिक एवं मानव जनित गतिविधियों से वातावरण में तेजी से परिवर्तन हो रहा है, यानी कि कुछ ऐसी गतिविधियां जो प्रकृति के कारण होती हैं और कुछ ऐसी गतिविधियां होती हैं जो मानव जनित यानी कि मानव के द्वारा की जाती हैं, और इन गतिविधियों से क्या हो रहा है, वातावरण जो हमारा है उसमें तेजी से परिवर्तन हो रहा है, यानी कि बदलाव आता जा रहा है। इस कारण वन एवं वन्य जीवों के अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो गया है, और इसके कारण क्या हो रहा है, जो हमारे वन है या वनों में रहने वाले वन्य जीव हैं, पादप हैं, पक्षी हैं, उनके जीवन को, उनके अस्तित्व के लिए क्या हो गया, खतरा उत्पन्न हो गया, यानी कि अगर वन खत्म हो गए तो ये जीव जंतु, ये पादप, ये भी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, यानी इनका अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। अतः इनका संरक्षण करना आवश्यक हो गया है, यही कारण है कि इनका संरक्षण यानी कि इनकी सुरक्षा, इनको बचाया रखना क्या है, बहुत ज्यादा आवश्यक हो गया है, हमें इनको सुरक्षा देनी ही पड़ेगी ताकि ये भी बचे रहे और मानव जाति भी बची रहे। हमारे व्यक्तिगत प्रयासों एवं समाज के प्रयासों के अतिरिक्त सरकारी एजेंसियां भी वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण हेतु नियम, विधियां और नीतियां बनाती हैं। जो हमारे व्यक्तिगत प्रयास है, यानी कि हर कोई व्यक्ति जो अपने 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 लिए क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, अपने आप से जो प्रयास करते हैं इनको बचाने के लिए, और जो समाज प्रयास करता है इन पेड़ पौधों को, इन जानवरों को बचाने के लिए, इनसे अतिरिक्त जो हमारी सरकारी एजेंसियां होती है, यानी कि जो सरकार से रिलेटेड, जो हमारी गवर्नमेंट से रिलेटेड एजेंसियां होती हैं वो भी क्या कर रही हैं, वनों को बचाने के लिए और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए अलग अलग नियम बना रही है, अलग अलग विधियां, अलग अलग नीतियां बना रही हैं, ताकि अपने प्रयासों के द्वारा वो क्या कर सके, इन वन्य जीवों को, इन पेड़ पौधों को, इन वनों को सुरक्षित रख सके, मनुष्यों के द्वारा या फिर प्रकृति से इनको बचा के रख सके। केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए जाते हैं, यानी कि जो हमारी केंद्र की सरकार है, जो राज्य की सरकार है, वो क्या कर रही है, इनको सुरक्षा देने के लिए, इनको संरक्षित करने के लिए वो क्या करती हैं, जीव अभयारण्य बना रही हैं, राष्ट्रीय उद्यान बना रही हैं, जैव मंडल बना रहे हैं, ताकि इन क्षेत्रों में इन जीव जंतुओं को रखा जा सके और इनको थोड़ी सी सुरक्षा दी जा सके, जहां वन एवं वन्य जीव सुरक्षित रहते हैं। और ये अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान या जैव मंडल इसलिए बनाए जाते हैं ताकि यहाँ पर जो वन्य जीव हैं या फिर जो वन है इनको क्या मिल सके, सुरक्षित रखा जा सके, सुरक्षा मिल सके।
इन क्षेत्रों में वृक्षारोपण, कृषि, चारागाह, वृक्षों की कटाई, शिकार आदि गतिविधियां निषिद्ध हैं। यानी कि ये जो क्षेत्र होते हैं, इन क्षेत्रों के अंदर आपको क्या है, जो वृक्षारोपण है या फिर जो कृषि है या चरागाह है या वृक्षों की जो कटाई है, यहाँ पे शिकार करना, ऐसी ऐसी गतिविधियां जिनके कारण इनको नुकसान होता है, इन गतिविधियों पे पूरी तरह से निषिद्ध है। मतलब यहाँ पे क्या है, मनाही है कि आप ये सारे काम इन क्षेत्रों के अंदर नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको सजा मिलेगी। तो इससे सजा देकर क्या कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं ताकि लोग ऐसी गलती ना करें जिससे कि ये वन और वन्य जीव नष्ट हो जाए। तो ये सारे कदम हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार उठा रही है ताकि इन वनों को, वन्य जीवों को क्या दे सके, सुरक्षा प्रदान कर सके। वन्य जीव अभ्यारण्य, अब वो क्या बना रहे हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये क्या होते हैं? वन्य जीव अभ्यारण्य अर्थात वह क्षेत्र जहां जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहे। वन्य जीव अभ्यारण्य वे जगह होती हैं जहां पर जो जंतु होते हैं और जो उनके आवास होते हैं, आवास यानी कि जो उनके घर होते हैं, उन घरों को सेफ रखा जाता है। उनको किसी भी तरह की जो क्षति होती है उस क्षति से उनको बचा के रखा जाता है। जैसे राजस्थान में ताल छापर अभ्यारण्य, यानी कि राजस्थान में कौन सा अभ्यारण्य बनाया हुआ है, ताल छापर अभ्यारण्य, जो कि चूरू में आता है। गजनेर अभ्यारण्य बनाया हुआ है जो कि बीकानेर के अंदर आता है। यानी कि ये ऐसे ऐसे अभ्यारण्य राज्य सरकारों ने, केंद्र सरकारों ने बनाए हुए हैं ताकि इन क्षेत्रों को या फिर इन क्षेत्रों के जो जंतु होते हैं उनको और इन जंतुओं के जो आवास होते हैं इनको सुरक्षित रखा जा सके। अब वन्य जीव अभ्यारण्य के बाद क्या बनाए गए, राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए। राष्ट्रीय उद्यान क्या है, क्यों बनाए गए? वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहां वह स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे ये जो वन्य जंतु हैं वो क्या कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से आवास कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। यहाँ पे उनको किसी भी तरह का डर नहीं है। यहाँ पे उनको पूरी तरह से क्या दी जाती है, सुरक्षा प्रदान की जा रही है। और यहाँ पे अलग अलग संसाधनों का उपयोग भी कर सकते हैं। जैसे राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पे आता है, भरतपुर के अंदर आता है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है जो कहाँ पे आता है, सवाई माधोपुर के अंदर आता है। इनमें क्या होता है, यहाँ पे ये जो जीव जंतु होते हैं ये क्या करते हैं, आराम से स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं और इनको यहाँ पे हर तरह की सुरक्षा दी जाती है। इनको यहाँ पे कोई डर नहीं है। ये थे हमारे राष्ट्रीय उद्यान। अब है हमारे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी बनाए गए हैं सरकार के द्वारा। इनमें क्या होता है, वन्य जीव, पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल क्षेत्र संरक्षित किए जाते हैं। यहाँ पे जो आदिवासी होते हैं, जो वन्य जीव होते हैं, जो पौधे होते हैं, उनके लिए जीवन यापन के लिए पारंपरिक ढंग से क्या किया जाता है, जो घर बनाए जाते हैं या उनको जगह दी जाती है जहां पर वो संरक्षित रहते हैं, यानी कि सुरक्षित रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। यह क्षेत्र उस क्षेत्र की जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने के लिए सहायक होते हैं। जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होते हैं ये क्या करते हैं, उन लोगों की जो उनकी संस्कृति होती है उस संस्कृति को, उनकी विविधता को बनाए रखते हैं, उसको खत्म नहीं होने देते और आराम से वो लोग अपना जीवन यापन करते हैं अपनी संस्कृति के हिसाब से, अपनी इच्छा के हिसाब से। किसी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत अन्य संरक्षित क्षेत्र भी हो सकते हैं। जैव मंडल में क्या होता है कि इसके अंदर बहुत सारे संरक्षित क्षेत्र इसके अंदर आ सकते हैं। जैसे पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी एवं पचमढ़ी नामक 2 वन्यजीव अभ्यारण्य आते हैं। यानी कि जो हमारा ये है कौन सा, पचमढ़ी जैव मंडल है, कौन सा है, पचमढ़ी जैव मंडल है। इसके अंदर कौन कौन आता है, इसके अंदर हमारा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान आता है तथा बोरी एवं पचमढ़ी नामक ये दोनों वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पे इसके अंतर्गत आते हैं। और इसमें क्या होते हैं, जो जीव जंतु है, जो पौधे हैं, उनको पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान की जाती है। यहाँ पे उनको किसी भी तरह का डर नहीं होता। ये है हमारा पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। इस पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंदर अंतर्गत आता है हमारा बोरी और हमारा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर क्या है, ये इसी
पचमढ़ी के अंदर आते हैं। यहाँ पर इन जीव जंतुओं को, इन पादपों को, पौधों को, वनों को, आदिवासियों को यहाँ पे इनको क्या है, पूर्ण रूप से सुरक्षा दी जाती है। यहाँ पे कोई भी इनको हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि इन पे किसी भी तरह का हानि पहुंचाना यहाँ पे निषेध है। और अगर कोई हानि पहुंचाता है तो उनको यहाँ पे सजा भी मिल सकती है। तो ये था हमारा पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। आज की हमारी ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आज हमने वनोन्मूलन जाना, उसके कारण जाने, उसके प्रभाव जाने और किस तरह से हम वनों को सुरक्षित रख सकते हैं, ये सब चीजें हमने जानी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।